हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के पेपर जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी जिसे हम कहते हैं उसमें पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण अर्थ और प्रक्रिया, इसको हम समझते हैं। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है और इसमें किस तरह की प्रक्रिया होती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण जैव समुदाय की पारिस्थितिकी का ऐसा पक्ष है जिसमें जैव समुदाय में जीवों की आपसी प्रतिद्वंद्विता होती है। इसमें जो सबसे पहले जीव आते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और उसके बाद में बड़े आते हैं, उनमें विकास होता जाता है। और हर दूसरी जो जीवों की श्रृंखला होती है वो पहले वालों से अधिक शक्तिशाली होती है, आकार में बड़ी होती है और गुणों में भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से जीवों का क्रम ये चलता रहता है जब तक का फाइनल स्टेज या उनकी जो अंतिम अवस्था है वो नहीं पहुंच जाती। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण जैव समुदाय की पारिस्थितिकी का ऐसा पक्ष है जिसमें जैव समुदाय में जीवों की आपसी प्रतिद्वंद्विता होती है, आपस में उनमें कंपटीशन हो जाता है कि कौन सा उसमें अपने एक स्थान पे रह सकता है, क्योंकि आपस में प्रतिद्वंद्विता के कारण कुछ वहाँ से खत्म हो जाते हैं और कुछ जो जीत जाते हैं वो वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण प्रकृति की एक विलक्षण व्यवस्था है जिसमें जीव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सतत संघर्ष करता है। संघर्ष करके एक जाति का जीव अपनी वंशवृद्धि करता है और स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है, जिसे चरमावस्था या क्लाइमैक्स स्टेज कहा जाता है। अनुक्रमण द्वारा ही चरमावस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था तक पहुंचने में शक्तिशाली जीव जाति को अनेक क्रियात्मक परिवर्तन करने पड़ते हैं। जो शक्तिशाली जीव होता है उसे अनेक परिवर्तन अपने आप में करने होते हैं, तभी जाके वो एक जगह पे स्थापित हो जाता है फाइनल स्टेज में, आखिर में सबकी। क्योंकि प्रकृति तथा अन्य जातियों द्वारा अवरोध भी खड़ा किया जाता है। प्रकृति भी अवरोध खड़े करती है, अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग गतिरोध के रूप में उसमें व्यवधान होता है, और जो दूसरी जातियाँ हैं वहाँ पर स्थापित होने का प्रयास करती हैं, तो दोनों में कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है, और अंततः इसमें जो जीतता है वो स्थापित हो जाता है वहाँ पर। तो इस संघर्ष में शक्तिहीन जातियों को अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ती है और कभी कभी स्थान त्याग के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः अनुक्रमण में एक जाति का जीव दूसरी जाति का स्थान ग्रहण करता है। अनुक्रमण के 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला, अनुक्रमण द्वारा किसी क्षेत्र में जैव समुदाय की जातियों का स्थायित्व। दूसरा, भौतिक परिवेश पर जैव प्रभाव जनित अनुक्रमणीय परिवर्तन। तीसरा, सहवासिता द्वारा आकार के निर्धारण में होने वाले परिवर्तन। अब पारिस्थितिक अनुक्रमण किसी के जैव परिवार, चाहे वो पौधे हों या पशु, का वह क्रमबद्ध परिवर्तन है जो एक निश्चित समय में घटित होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? किसी के जैव परिवार, चाहे वो पौधे से संबंधित हो या पशु, का क्रमबद्ध परिवर्तन है। पहले कौन से जीव आएंगे, उसके बाद कौन से जीव आएंगे, तो एक के बाद एक स्थापित होते चले जाते हैं, और जो पहले सबसे पहले आने वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन खत्म होने से पहले वो उस परिस्थितिकी में अपना योगदान दे जाते हैं। सबका अपना अपना योगदान है, क्योंकि जो सबसे पहले आते हैं वो पोषक तत्व उसके अंदर जुटाते हैं, जिसके कारण ही उससे अगले वाले श्रृंखला वहाँ पर स्थापित होती है। तो E.P. ओडम एक विद्वान हैं जिन्होंने अनुक्रमण के 3 ढंग बताए हैं। जैव जातियों का अनुक्रमणीय परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है, एक तो। दूसरा, अनुक्रमण जैव जाति के पर्यावरणीय परिवर्तन से जुड़ी प्राकृतिक व्यवस्था है जो विकास का आधार है। तीसरा, यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का प्रतीक है जब जैव भार अधिकतम होता है। तो ये ओडम महोदय द्वारा बताए गए। अब अनुक्रमण के कारण कौन कौन से होते हैं? जो अनुक्रमण है वो किस कारण से होता है, उन कारणों की भी हम बात करते हैं। अनुक्रमण के लिए परिवेश में परिवर्तन, जो चारों ओर का परिवेश है उसमें परिवर्तन होता है, तो अनुक्रमण के लिए वो भी उत्तरदायी कारण है। जैवीय कारण, जो जीव है उसके जो गुण हैं, जैवीय गुण, वो भी एक कारक है। कालिक परिवर्तन, समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो भी इसमें मुख्य कारक है। और अनुकूलन क्षमता, जो अलग अलग जीव हैं उनकी अलग अलग क्षमता होती है, वो भी अपने आप में एक कारण है। तो परिवेश या पर्यावरण में परिवर्तन विशेष रूप से
जलवायु में होने वाले परिवर्तन हैं। जो जलवायु में परिवर्तन होता है तो परिवेश में भी परिवर्तन होता है और जीवों में भी परिवर्तन होता है। तो जलवायु सबसे मुख्य है इसमें परिवर्तन करने के पीछे। इसके कारण जब एक स्थान की जलवायु एक विशेष जाति के जीवों के लिए प्रतिकूल हो जाती है तो वही जलवायु दूसरी जाति के जीवों के लिए अनुकूल भी हो जाती है। कुछ जातियों में जैवीय गुण बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। फलतः वे जलवायु में परिवर्तन के साथ पर्यावरण से अपना अनुकूलन स्थापित करके अपने गुणों में परिवर्तन कर लेते हैं। समय का चक्र सहन करने की क्षमता सब में समान नहीं होती। जो समय है उसके हिसाब से कुछ जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो अपनी अपनी क्षमता होती है। लघु जीवधारी का विनाश आसानी से हो जाता है, जिनका जीवन ही छोटा सा है तो जल्दी से खत्म हो जाते हैं और उसके स्थान पर अन्य जीव पलने लगते हैं। प्रकृति के साथ समझौता करने की क्षमता भी अनुक्रमण का एक आधार है। जो इसमें निपुण होता है वह शक्तिशाली बन जाता है और जो विफल होता है उसे स्थान त्याग करना पड़ता है। अनुक्रमण के प्रकार की हम बात करें, अनुक्रमण के 6 प्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन जिसे कहते हैं। सबसे पहले आने वाली जो श्रृंखला है जीवों की, चाहे वो वनस्पति हो या पौधे हों या अन्य जीव हों, उनके बारे में, तो उन्हें प्राथमिक अनुक्रमण कहा जाता है। यह जैव बसाव की प्रथम अवस्था मानी जाती है। जब एक जैव रहित स्थान पर, किसी ऐसा स्थान पर जो अभी अभी निर्मित हुआ है, चाहे भूगर्भिक हलचलों के कारण कुछ स्थान धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, नवीन चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, तो ऐसे जैसे नया धरातल मिलता है ऐसी क्रियाओं से, तब उस धरातल के ऊपर शुरुआत में प्रारंभ में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर शुरुआत होती है, वनस्पति का आवरण चढ़ने लगता है। तो शुरुआत में जो वनस्पति आती है, चाहे लाइकन हो, मॉस हो, बिल्कुल जो छोटी वनस्पति का रूप है, उसके बाद जब वो खत्म होती हैं तो पोषक तत्व उसमें जुड़ जाते हैं और मिट्टी में ऑर्गेनिक जो जैविक पदार्थ है वहाँ पर मिल जाता है और उस जैविक पदार्थ के कारण उसमें फिर बाद की जो वनस्पतियाँ आती है और ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो घास फूस के रूप में वनस्पति वहाँ पर विकसित होती है और उस घास फूस के बाद में जो झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बाद में बड़े वृक्ष हैं। तो एक क्रम है, एक के बाद एक में ये स्थापित होते जाते हैं। तो यह जैव बसाव की प्रथम अवस्था है प्राथमिक अनुक्रमण। और जब एक जैव रहित स्थान पर प्रथम जीव का आगमन होता है, ऐसे नवीन स्थल पर प्रथमतः वनस्पति का आगमन होता है और कालांतर में अन्य जीव आ बसते हैं। इस नए आवास में वही जीव विकसित हो पाते हैं जो वहाँ के पर्यावरण को झेलने की क्षमता जुटा पाते हैं। जो उस नई बदली हुई पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलन स्थापित कर लेता है वही वहाँ रहने की क्षमता जुटा पाता है। इस जीव विहीन स्थल को आबाद करने के फलस्वरूप इस जाति के पौधों को पुरोगामी पादप पायोनियर प्लांट्स कहा जाता है। शैवाल, लाइकेन इसके उदाहरण हैं। जैसे पौधे इस वर्ग में आते हैं और इनके संपर्क से मिट्टी में रासायनिक प्रक्रिया होती है और जो मिट्टी बैक्टीरिया को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र जैवीय प्रभाव में आ जाता है और जीवों की पारस्परिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले वनस्पति का आवरण आता है, फिर वनस्पति का विकास जैसे जैसे होता है, सूक्ष्म जीवों की श्रृंखला भी वहाँ शुरू हो जाती है और एक के बाद एक छोटे से लेकर बड़े तक जीव आने लगते हैं। घास फूस होते हैं तो घास फूस में रहने वाले जीव आ जाते हैं और बड़ी वनस्पति होती है तो बड़े जीवों का विकास भी वहाँ पर हो जाता है। तो जीवों की पारस्परिक प्रक्रिया और पर्यावरण पर बढ़ता प्रभाव परिवर्तन का कारण वहाँ पर बन जाता है। समय के साथ कमजोर जीव अपना अस्तित्व वहाँ पर खोते जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो छोटे जीव हैं जो सबसे पहले आए थे वो अपना अस्तित्व खोते जाते हैं और जो बड़े जीव हैं वो अपना जो अस्तित्व है वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं और शक्तिशाली जीव के रूप में अपनी प्राथमिकता बना लेता है। ऐसे ही दूसरा जो स्टेज है वो है द्वितीयक अनुक्रमण। अनुक्रमण के ये प्रकार हैं। इसमें दूसरा प्रकार है द्वितीयक अनुक्रमण, जिसे सेकेंडरी सक्सेशन भी कहा जाता है। जब प्राथमिक जैव जातियों के स्थान पर अन्य जाति के जीवों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। यह प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रकृति की जो घटनाएं हैं, चाहे वो चक्रवात हों या प्राकृतिक रूप से कोई आगजनी हो, तो वो सारी प्राकृतिक में, और जो मानव द्वारा या अन्य किसी गतिविधि से है जो कृत्रिम तरीके से है
तो दोनों में से किसी भी तरीके के ये हो सकता है। जब पर्यावरणीय परिवर्तन से एक जाति के जीव स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो उस स्थान पर अन्य जीव आ बसते हैं। किसी कारण से कुछ जीव वहाँ से चले जाते हैं तो उनकी जगह भी दूसरे जीव आ जाते हैं। इसी प्रकार जंगल काटकर कृषि फसलों के लिए स्थान प्राप्त किया जाता है। यह कृत्रिम द्वितीयक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तीसरा है स्वजन्य अनुक्रमण, ऑटोजेनिक सक्सेशन। जब एक जाति का जीव अपने निवास का पर्यावरण बदल देता है तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उनके स्थान पर दूसरी जाति के पौधे अपना आवास बना लेते हैं। अतः अपने द्वारा अपना परिवर्तन स्वजन्य अनुक्रमण कहलाता है। चौथा है बाह्य प्रभावजन्य अनुक्रमण, एलोजेनिक सक्सेशन इसे कहा जाता है। जब बाह्य प्रभाव किसी जाति के जीवों के स्थान परिवर्तन के लिए बाध्य करता है तो स्वतः ही की प्रक्रिया में उत्पन्न अनुक्रमण बाह्य अनुक्रमण कहलाता है। और पांचवा है स्वपोषण अनुक्रमण, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन। जब वनस्पति की तुलना में जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो भोजन की कमी के कारण अनुक्रमण की घटना चरितार्थ होती है। वहाँ ऐसे जीव आ जाते हैं जो न्यूनतम भोजन पर जीवित रह सके। भोजन की कमी आ जाती है तो ऐसे में कौन से जीव रहेंगे वहाँ पर जो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं, कम भोजन के साथ में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वपोषण अनुक्रमण की स्थापना हो जाती है। छठा है परपोषणजन्य अनुक्रमण, हेट्रोट्रोफिक सक्सेशन। जब किसी स्थान पर किन्हीं कारणों से पहले से रह रहे जीव या तो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या मर जाते हैं तो उसे नई परिस्थिति को झेलने वाले जीवों का आगमन होता है। और स्पष्ट है कि अनुक्रमण तभी होता है जब कोई स्थान एक जैव जाति के आवास के लिए प्रतिकूल हो जाता है। यदि यह परिवर्तन जल में होता है तो उसे जलीय अनुक्रमण हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, और मरुस्थल भाग में होता है तो उसे शुष्कताजन्य अनुक्रमण या जीरोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ हम देखें प्राथमिक जो अनुक्रमण है, प्राइमरी सक्सेशन जिसे हमने कहा है, इसको हम चित्र को परीक्षा के लिए अपने प्रैक्टिस करके तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अवस्था है इसमें ये धरातल है, नवीन धरातल की यहाँ रचना हुई है। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर लाइकन या जो छोटे वनस्पति का सबसे जो निचला रूप है वो यहाँ पर स्थापित होता है, और धीरे धीरे फिर और अधिक विकास होता है, और फिर घास और जो मौसमी पौधे हैं उनका विकास होता है, और फिर झाड़ियाँ और अन्य बड़ी घासों का विकास होता है, और फिर सबसे आखिर में बड़े वृक्ष का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो चरमावस्था की है उसका विकास होता है। तो अलग अलग अवस्था में यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार एक जो बिना आवरण का जो धरातल था, बिना आवरण की जो चट्टान थी, उसके ऊपर किस प्रकार से वनस्पति ने अपना जो आवरण है उसको बढ़ाया, उसको विकास किया। सबसे पहले कौन से वनस्पति के रूप थे और बाद में कौन से वनस्पति के रूप यहाँ पर देखने को मिले चरमावस्था में। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें, ये द्वितीयक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। द्वितीयक अनुक्रमण में हम यहाँ देखें किसी कारण से यहाँ चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, यहाँ आग लगी है और आग के कारण यहाँ पर ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर वापस वो प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन चूँकि यहाँ की जो मृदा है उसमें वो पोषक तत्व विराजमान होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर वो प्रक्रिया जो चरमावस्था की वो जल्दी से स्थापित हो जाती है। यहाँ पे जो छोटे छोटे वनस्पति हैं वो यहाँ स्थापित होने लगते हैं, और फिर पुष्प वाले पौधे आते हैं यहाँ पे, मौसमी पौधे, और फिर वनस्पति के बड़े रूप यहाँ पे स्थापित होते हैं, और अंत में चरमावस्था में बड़े रूप वृक्षों के रूप में यहाँ स्थापित हो जाते हैं। तो ये किसी भी कारण से हो, चाहे वो कृत्रिम कारण हो या प्राकृतिक कारण से, द्वितीयक चरण में जब एक स्थान पर किसी कारण से कोई जो वहाँ पर वनस्पति का आवरण है उसमें कोई व्यवधान होता है, बाधा उत्पन्न होती है, तो वापस से चक्र शुरू होता है, लेकिन वो चक्र जल्दी से स्थापित वहाँ पर हो जाता है। तो ये द्वितीयक
अनुक्रमण का उदाहरण है। और इसके बाद आती है चरमावस्था। जब अनुक्रमण रुक जाता है तथा एक प्रकार का समुदाय स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लगता है, वहाँ पर जैसे बड़े वृक्ष जब सबसे आखिर में आते हैं तो एक चरमावस्था आ जाती है, तब किसी भी उपस्थित अवस्थाओं में उसे नहीं हटाया जा सकता जब तक कोई बड़ा कारण वहाँ पे नहीं आए, कोई प्राकृतिक कारण जहाँ से कोई जल आ जाए, कोई भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया हो जाए, या फिर मानव के द्वारा या और किसी कारण की जा वहाँ पे आग या अन्य कोई घटना होती है, तो ऐसे में वो समाप्त तभी होते हैं। तो ऐसे समुदाय जो अपने आप को निश्चित समय तक पूर्ण समन्वय बनाए रख सकते हैं उन्हें चरमावस्था कहते हैं। जब एक चरमावस्था समुदाय स्थायी हो जाता है, वह उस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखता है क्योंकि वह वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं लाता जिससे इसको हानि हो या इसमें रहने वाले जातियों की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़े, तथा इससे इसके सदस्य सभी बाह्य मुकाबलों को सहन कर सकते हैं। और यहाँ जो रहने वाले चाहे वो जीव है वो सभी प्रकार के मुकाबलों को सहन कर सकते हैं। और वातावरणीय कारकों से पूर्ण नियंत्रण के कारण प्रभावी जातियों को उपस्थिति में अन्य जातीय समुदाय में प्रवेश नहीं कर सकती। अनुक्रमण विशेष में चरमावस्था से पूर्व उपचरमावस्था भी संभव हो सकती है। जो चरमावस्था है उससे पहले उपचरमावस्था भी आ सकती है। वो कैसे आ सकती है इसको समझते हैं। विशेष उपावस्था विशेष जलवायु में कारणवश अधिक काल तक स्थिर हो जाती है, अतः चरमावस्था बहुत ही मंद गति से आती है। पृथ्वी के उत्तरी भाग में समशीतोष्ण क्षेत्र में चीड़ के वृक्षों के जंगल उपचरमावस्था को दर्शाते हैं क्योंकि ये वृक्ष प्रकृति या मानव द्वारा नष्ट नहीं हो सके हैं और चीड़ के वृक्षीय वातावरण से पूर्ण समन्वय वहाँ पर बनाते आ रहे हैं। यदि वास्तविक चरमावस्था किसी तरीके से या कारण से बदल जाती है और नई जाति अकस्मात प्रवेश हो जाती है उस क्षेत्र में, तो इस रूपांतरित चरमावस्था को विचरम अवस्था भी कहा जाता है, डिस्क्लाइमेक्स स्टेज कहा जाता है। भारत के पश्चिमी मैदानों में वर्षा की कमी व लगातार पशुओं द्वारा चरने के कारण घास का छोटा होना विचरम अवस्था का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के जो अर्थ है और उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो अलग अलग चरण हैं या अलग अलग जो प्रकार हैं उनको हम समझ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जल में होने वाले जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उसको समझेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार होता है उसको समझेंगे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।